हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको बता दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, आ होगा, ये होंगे आदि जैसे शब्द आएंगे। अर्थात आप अपने तरीके समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, आ होगा, या होंगे, ये होंगे आदि जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक और अहम बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंगल वाक्य भी हो सकता है और डबल वाक्य भी हो सकता है। तो यदि सिंगल वाक्य है तब तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं कल तक कानपुर से वापस लौट चुकूंगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो है ही है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि सूरज छिपने से पहले मैं आ चुकूंगा, तो वहां पे देखिए दो वाक्य दे दिया, या फिर बाद करके दे दे, पहले या पूर्व, बाद या पश्चात करके देगा। तब उसमें आपको यह ध्यान देना होगा कि पहले किया गया कार्य वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और बाद में किए जाने वाले कार्य यानी बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि हमें पढ़ना क्या। तो आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले हमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इस तरीके से करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अफर्मेटिव हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए आइए समझते हैं। तो आपको बता दें, इसमें आपको दो सूत्र देखने को मिलेंगे। कब? जब अगर पहले या बिफोर करके क्वेश्चन किया जाए, यानी पहले और बाद करके अगर क्वेश्चन किया जाता है, यानी आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करके अनुवाद हम जब करेंगे तो दो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे पहला स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है? सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव, सब्जेक्ट के बाद हम शैल हैव या विल हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसके बाद आप जेड अदर वर्ड जो भी होगा वर्ब के बाद लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप लिखेंगे बिफोर, यदि पूर्व या पहले है तो उसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो बाद में किया गया कार्य वाला वाक्य होगा उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप अच्छी तरीके से सूत्र याद किए होंगे कि सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ई यस होता है, अफर्मेटिव में यही पढ़ाया गया था, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये रहा। अगर पहले या पूर्व करके क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से हमको अनुवाद करना होगा। दूसरी बात, यदि बाद या पश्चात करके पूछा जाएगा तब हम कैसे अनुवाद करेंगे? तब सब्जेक्ट लिखना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यस या ई यस वर्ब में होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे आफ्टर होगा, आफ्टर के बाद फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद शैल हैव। अब आप समझ गए होंगे कि बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर आफ्टर यानी बाद या पश्चात लगा के पूछा जाएगा तो यही सूत्र यहाँ आ जाएगा और ये सूत्र यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप सूत्र से ही इतना समझ गए होंगे कि अगर पहले या पूर्व लगा के पूछा जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट वाला अनुवाद इधर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला अनुवाद इधर होगा। अगर बाद या पश्चात लगा के पूछा जाता है क्वेश्चन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला इधर हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट वाला इधर हो जाएगा। देख रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है, सूरज छिपने से पहले सूरज छिपने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वाक्य हैं, पहले या पूर्व लगा के पूछा जाएगा। तो ध्यान देना, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप इतना समझ लीजिए पहले या पूर्व लगा के पूछोगे, बिफोर वाला हमको सूत्र पकड़ना है बस। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आता है तब। ठीक है, और एक चीज आपको और बता दें, यदि यहाँ पे पहले या पूर्व लिखा तो इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वो पहले किया गया कार्य वाला वाक्य होगा। और अगर ये पहले किया गया
कार्य वाला वाक्य होगा तो बाद में किए जाने वाला वाक्य होगा, यानी बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अब अनुमान लगाने का तरीका समझिएगा कि हम इस सूत्र का या इस सूत्र का, तो अगर आप इतना जान गए, हमने थोड़ा सा बताया कि पहले या पूर्व लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर दो वाक्य होगा तो हम कौन से स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे, ये बिफोर वाले को। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि यार इसका अनुवाद करें कि इसका अनुवाद करें, कहाँ करें, यानी पहले किसका अनुवाद करें। तो आपको बता दें ये जो इधर वाक्य होता है पहले या पूर्व या आफ्टर या कुछ भी दिया हो, सॉरी यानी बाद या पश्चात कुछ भी यहाँ दिया हो, अनुवाद करने का तरीका ये होता है कि ये वाले वाक्य अनुवाद यहाँ होगा, ये वाले वाक्य अनुवाद यहाँ होगा। यहाँ पर पहले हो चाहे पूर्व हो, बाद हो या पश्चात हो, वो अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ है आपको यह ध्यान देना है कि यह है तो हमें यह स्ट्रक्चर, अगर बाद या पश्चात है तो यह स्ट्रक्चर पकड़ना है। लेकिन अनुमान लगाने का तरीका यही होता है कि इधर वाले वाक्य अनुवाद यहाँ होगा और इधर वाले वाक्य अनुवाद यहाँ होगा। समझ में आई बात है? चलिए आइए करते हैं। तो ये वाले वाक्य अनुवाद यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये अनुमान लगाने का तरीका है। लेकिन कौन से सूत्र से होगा, हमने कहा इसे देखकर पहचानो, ये वाले। समझ में आई बातें? पहले है मतलब बिफोर वाले सूत्र से, तो ये अनुवाद यहाँ होगा, यहाँ होगा मतलब ये। और ये भी समझ लीजिए कि पहले किए गए कार्य वाला वाक्य है तो पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में होता है, और बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो अपने आप सेट हो जाएगा जैसे आप अनुमान लगाने के तरीके से अनुमान लगाएंगे। चलिए, मैं खाना खा चुकूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं यानी आई, तो आई के साथ बोलो क्या लगेगा, शैल या फिर विल, यानी शैल हैव या विल हैव, शैल हैव। क्यों, एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना कि आई और बी के साथ शैल हैव, बाकी सभी एक वचन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल हैव खाना खा चुकूंगा, ईट एट ईटेन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, क्या खा चुकूंगा, फूड। ठीक है, तो ईटेन फूड। अब अगर कोई और शब्द बचता है तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, पूरी तरह से इस वाक्य का अनुवाद जब यहाँ पे आप कर लेंगे तब इसको इसी की जगह पे लिखेंगे। पहले की मीनिंग क्या होती है, बिफोर। ठीक है, अब ये वाले वाक्य का अनुवाद यानी बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद हम इधर करेंगे, इधर का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य छिपने से पहले यानी सूर्य छिपता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन। ठीक है, और छिपने की मीनिंग क्या होती है, सेट। अब आपको यह ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर आपने पढ़ा है नहीं याद है तो एक बार जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो को सर्च करिएगा, हमने पढ़ा रखा है, वहाँ पे आपको ये इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया होगा कि यस और यस कब लगता है। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैं, ही सीट नेम, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन उसमें भी आपको हमने बताया है उसमें वीडियो में कि कब यस लगेगा कब ईएस लगेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा। इस तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया है, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद वह विद्यालय जा चुका था, कि जा चुका होगा, हाँ सही है, जा चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे चुकेगा नहीं, जा चुका होगा, आ होगा, तो आप ध्यान देंगे आ होगा, ए होंगे आता है, तब भी वो परफेक्ट फ्यूचर का ही कहलाता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही कहलाता है। ठीक है, चलिए अनुमान लगाने का तरीका समझ गए होंगे। अब बोलो यहाँ पे देखो एक वाक्य ये है ना, तो अब आपको हमने कहा कि अगर बाद या पश्चात लगा के दिया है तो मतलब ये वाला वाक्य का है बाद में। ट्रिक आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर बाद यहाँ दिया है तो इससे जुड़ा हुआ वाक्य क्या होगा, बाद में किया गया कार्य वाला वाक्य होगा, तो इसका मतलब पहले किया गया कार्य वाला वाक्य होगा। अब आप देखो इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, ध्यान देना। तो बाद वाला वाक्य का अनुवाद जब करेंगे तो किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पहले किए वाला फ्यूचर परफेक्ट में। अर्थात कुछ ना समझ में आया आपको, सीधी सी बात, बाद या पश्चात हो तो आफ्टर वाला स्ट्रक्चर याद रखना बस। ठीक है, और दूसरी बात यह याद रखना कि इधर वाला वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा, इधर वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा। समझ में आई बातें? चलिए, तो वह विद्यालय जा चुका होगा, इसका अनुवाद हम यहाँ करेंगे, लेकिन कौन से सूत्र से, इसको देखते हुए समझना, बाद है आफ्टर मतलब ये। ठीक है, तो वह का मतलब ही, तो ये वाले सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, तो वह विद्यालय जा चुका होगा, तो यानी ही जाने की मीनिंग क्या हो जाएगी, गो,
तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बात क्या बता रखा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस। तो जिस यानी वर्ब के लास्ट में अगर एक्स आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस आए, है ना, तो ओ आए, तो उसमें हम यस न जोड़कर क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो क्या बन गया, ही गोज, कहाँ गया, विद्यालय, टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने इस पूरे वाक्य का अनुवाद किया, इसमें कोई शब्द नहीं छूटा। और पूरी तरह से अनुवाद करने के बाद ही आप इसकी मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। बाद या पश्चात की मीनिंग क्या होती है, आफ्टर। देखो ऑटोमेटिक सेट हो गया, बाद लिखा है तो मतलब ये बाद में किया गया कार्य वाला वाक्य है, इसका मतलब इसका अनुवाद किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, सिर्फ इतना ही देखा होगा, किताबों में भी ज्यादातर यही दिया रहता है, ये नहीं देखा होगा आपने, है ना। बात ये बात एग्जाम्पल में कहीं दे दिया हो, बात दूसरी है। चलिए, तो यहाँ पे होगा ही गोज टू स्कूल आफ्टर है, इतना हो गया, ये पूरा अनुवाद। अभी ये वाले वाक्य का अनुवाद इधर करेंगे, इधर का मतलब फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, यानी तुम हारे जा रहे, यानी तुम जाते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, यू के साथ शैल हैव लगाएं कि विल हैव लगाएं, तो अभी हमने आपको बताया आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव, तो यहाँ पर विल हैव, ठीक है। इसके बाद जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, और जबकि थर्ड फॉर्म होता है गो का, गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। और कुछ रखा नहीं रखा, इस तरीके से आप कर सकते, ठीक है। चलिए, अगर कभी मान लीजिए ये ना आए डबल वाक्य, है ना, बाद या पहले करके ना आए, सिंगल आए, ऐसे मान लीजिए अगर आ जाए, कल तक मैं आगरा से लौट, कल तक मैं आगरा से लौट चुकूंगा, कल तक मैं आगरा से लौट चुकूंगा, है ना। तो देखिए कौन लौट चुकेगा, मैं। अगर यहाँ पे सिंगल वाक्य होगा तो आपको बता दें, अगर सिंगल वाक्य होगा तो सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला, बस, ठीक है। आप अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला नहीं इस्तेमाल करना है, इस बात को याद रखना, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या हो जाएगा, शैल हैव, क्या हो जाएगा, शैल हैव, ठीक है। आई के साथ क्या हो जाएगा, शैल हैव। फिर इसके बाद क्या है, लौटने की मीनिंग रिटर्न है, रिटर्न, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा, रिटर्नड है, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम, जब कहीं से हम पृथक होते हैं, डिपार्च करते हैं, ठीक है, यानी जब कहीं से हम आते हैं तब उस स्थान से पहले फ्रॉम का प्रयोग होगा, जब कहीं पर हम ऐड होते हैं तो उस स्थान से पहले क्या होता है, टू, जैसे ये देखिए स्कूल से पहले टू लगा। तो फ्रॉम आगरा, कब तक, कल तक, तो कल तक की मीनिंग बाय टुमारो, ठीक है। आप इस तरीके से अनुवाद कर सकते। कभी सिंगल आए कि हाँ मैं खाना खा चुकूंगा, मैं स्कूल जा चुकूंगा, मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा, अगर इस तरीके से आता तो सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला ही सूत्र आपको लगाना है, बाकी इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला नहीं लगाना। कब लगाना प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, जब दो वाक्य होंगे, पहले और बाद करके पूछा जाएगा तब, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे हम करते हैं, अर्थात निगेटिव सेंटेंस में वाक्य हो तो हम अनुवाद किस तरीके से करते हैं, आइए चलिए समझते हैं। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। यदि पहले या पूर्व लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तब कैसे निगेटिव बनेगा, और बाद या पश्चात लगा के पूछा जाएगा तब कैसे निगेटिव बनेगा, दोनों बातें आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर शैल या विल होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा, फिर इसके बाद हैव होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शैल हैव और विल हैव होती है, तो आपको बता दें यदि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का, रफ और पेन उठा के लिख भी सकते हो, ठीक है। यदि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का वाक्य निगेटिव सेंटेंस में होगा तो अनुवाद करते समय शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, बाकी सब कुछ उसी तरह रहता। और यदि बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य का अनुवाद होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है उसी को निगेटिव में कर देते हैं, जैसे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, शैल हैव या विल हैव के बीच में, अर्थात शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग हो गया, बाकी सब कुछ वैसे है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा,
यहाँ पर जैसे बिफोर है वैसे बिफोर होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से यहाँ पे होगा। उसमें कोई भी परिवर्तन आफ्टर और बिफोर के बाद वाला जो भी सूत्र होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दूसरी बात है, अगर बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद निगेटिव सेंटेंस में होगा तब हम कैसे करेंगे। तब आपको सब्जेक्ट लिखना है और डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करते हुए, अब आपको लग रहा है कि हमने इसका इस तरह का स्ट्रक्चर कभी नहीं देखा, इसका मतलब ये गलत है क्या, अभी आप खुद ही देखेंगे गलत है या सही है, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आप खुद ही बताएंगे नहीं ये भी सही है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही नहीं था कभी। तो डू नॉट या डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे यस या यस नहीं लगाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद आफ्टर होगा, क्या होगा, आफ्टर होगा जब पूरी तरह से अनुवाद हो जाता है। इसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल हैव या विल हैव। हमने अभी क्या बताया कि आफ्टर और बिफोर के बाद जो भी आपको सूत्र मिलते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो सूत्र चाहे पहले वाला हो चाहे बाद वाला, यानी चाहे फ्यूचर परफेक्ट का हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसा लग रहा है कि ये गलत है ये वाला सही है ना। चलिए आइए देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर हमने कभी इस तरह का देखा ही नहीं था आज देखा है, तो सही बात है आज आप देख रहे हैं। चलिए जैसे मान लीजिए दे दिया है मोहन के स्नान करने से पहले मैं ईश्वर की पूजा नहीं कर चुकूंगा, मैं ईश्वर की पूजा नहीं कर चुकूंगा। अनुमान लगाने का तरीका हमने अभी आपको बताया अभी कि ये और ये दो वाक्य आपको नजर आ रहा है, कब, जब पहले या पूर्व, पश्चात या बाद लगा के पूछा जाएगा। तो करने का तरीका अनुवाद करने का तरीका क्या होता है, ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ, ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ। अब बोलो मोहन के स्नान करने से पहले मैं ईश्वर की पूजा नहीं कर चुकूंगा। अब ध्यान देना ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा, मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप ऐसे अपने तरीके समझ सकते पहले है तो मतलब बिफोर वाला सूत्र लगेगा बस, ठीक है। और तरीका दूसरा क्या आपको याद रखना है कि ये वाला वाक्य यहाँ होगा और ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा। तो चलिए ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होने का मतलब ये, ठीक है, यहाँ होने का मतलब ये, क्यों, क्योंकि पहले बिफोर वाला हमने सूत्र पकड़ा। चलिए मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई, ठीक है, आई के साथ शैल या विल लगेगा शैल। अब ये वाले वाक्य में देखो नहीं शब्द आया, तो अपने तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नहीं शब्द आता है तो हम अनुवाद करते समय क्या करेंगे, शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो शैल नॉट है। अब यहाँ पर जैसे हैव है वैसे लिख देना, तो ये भी आप समझ सकते हैं शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट, ठीक है। यहाँ पर फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पूजा करना, पूजा करने की मीनिंग क्या होती है, वार्शिप, क्या होती है, वार्शिप, याद रखना ओ रहेगा, ठीक है, वार्शिप। तो यहां पर देखिए थर्ड फॉर्म चाहिए तो वार्शिप्ड, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव वार्शिप्ड, क्या, ईश्वर की पूजा, तो यहाँ पे टू और गॉड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी तरह से अनुवाद अगर आप कर चुके होते हैं तब आप इसकी मीनिंग लिखेंगे, पहले है तो बिफोर, ठीक है, अगर बाद है तो आफ्टर। तो यहाँ पर आप ध्यान देना ये वाले हम सूत्र को पकड़। अब यहाँ देखिए अब ये वाले वाक्य का अनुवाद हम इधर करेंगे, इधर का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सूत्र से। कैसे, चेक कर लो, पहले लिखा है तो इसका मतलब ये वाक्य पहले किए गए कार्य वाला वाक्य मतलब फ्यूचर परफेक्ट में हुआ, और इसका मतलब ये बाद वाला यानी बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। चलिए तो मोहन, अब मोहन क्या स्नान कर चुका, तो मोहन यहाँ वेद। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेद। चलिए अब देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और, उसके सोने के बाद, उसके सोने के बाद हम लोग अपना पाठ
याद नहीं कर चुकेंगे, हम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ बाद लिखा है, मैं बार बार बताऊं, बाद लिखा तो बाद से जुड़ा हुआ वाक्य है, बाद में किए गया, बाद में किया गया कार्य वाला वाक्य है। अगर ये बाद में किया गया कार्य वाला वाक्य है तो ये पहले किया गया कार्य वाला वाक्य। अनुमान लगाने का तरीका समझो, ये आप ध्यान दे रहे हैं, ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा और ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा, तो ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ होगा तो बोलो इस सूत्र से होगा कि इस सूत्र से होगा। बाद है तो आफ्टर वाला सूत्र पकड़ेंगे ना, समझना ध्यान से। तो बोलो यहाँ अनुवाद होगा तो बोलो अब आफ्टर, बाद लिखा तो क्या बिफोर वाले सूत्र से करेंगे का? गलत है ना, समझ में आई बात है। इसका मतलब ये भी निगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ध्यान देना। तो हम लोग अपना पाठ याद नहीं कर चुकेंगे, तो यहाँ पर कौन? हम का मतलब वी, तो यहाँ पे वी हो गया। आपको अब यह ध्यान देना है कि डू नॉट या डज नॉट हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, उस वीडियो को सर्च करिएगा, उसमें पूरा डिटेल दिया है कि कब डू नॉट और कब डज नॉट लगेगा। फिर भी आपको बता देते हैं, आई यू बी दे या बहुवचन सब्जेक्ट साथ डू नॉट लगता है, ही सी इट नेम या एकवचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डू नॉट, तो वी डू नॉट। अब क्या याद करना, तो याद करने की मीनिंग क्या होती है? लर्न। ठीक है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक, क्या याद करना? अपना पाठ है, ऑब्जेक्ट यह क्या होगा? अपना पाठ। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? वी के अनुसार आवर। ठीक है, आवर लेसन, अपना पाठ है। अब पूरी तरह से अनुवाद जब आप कर चुके हो तो तब लिखेंगे बाद या पश्चात की मीनिंग आफ्टर। क्या लिखेंगे? आफ्टर। ठीक है, और ये देखिए, अगर ये बाद में किए गया कार्य वाला वाक्य होगा तो ये पहले किया गया कार्य वाला वाक्य होगा, और पहले किया गया कार्य वाले वाक्य का अनुवाद किसी में करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर? अब इसका मतलब नहीं कि यहाँ नहीं शब्द है तो यहाँ लगा दो, गड़बड़ ना नहीं करना। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो उसके मतलब ही, अब यहाँ क्या हो जाएगा? विल हैव, भाई सब्जेक्ट बस आया है, या विल है, तो यहाँ पे विल है। सोने, सोने का मतलब क्या था? स्लीप, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। इस तरीके से अनुवाद आप एकदम बेहतर करना। ये आपको ना किताबों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ना तो आप देखेंगे, चाहे जिसकी भी वीडियो आप सर्च करके प्ले करके देख लेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन बहुत कम ही देखने को मिलता है। हमने प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया कि अगर बिफोर है, यहाँ पे पहले है, तो आप देख रहे हैं कि इसका अनुवाद यहाँ होगा, इसका अनुवाद यहाँ होगा। ये तरीका यही होता ही है अनुवाद करने का, लेकिन ये वाले सूत्र को पकड़ते हुए करेंगे। अगर बाद है तो याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नहीं शब्द है तो इसको इससे कर दो। ठीक है, याद रखना, बाद लिखा है तो आप आफ्टर वाला सूत्र पकड़ेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन याद रहे 102% इसका अनुवाद यहाँ होगा और इसका अनुवाद यहाँ होगा। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हम पढ़ेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन। चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप क्वेश्चन पढ़ते। कैसे होगा? चलिए स्ट्रक्चर से थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे आप जब पहले करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तब कैसे स्ट्रक्चर होगा, और बाद या पश्चात करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तब कैसे स्ट्रक्चर होगा। दोनों स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर पहले करके क्वेश्चन पूछा गया तब आप, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पहले किया गया कार्य वाला वाक्य यदि इंट्रोगेटिव में होगा तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अर्थात क्या प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर, अर्थात क्या शब्द के स्थान पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? शैल या विल। अपने तरीके से समझ सकते हैं कि यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं तो पहले अगर किया गया कार्य वाला वाक्य होगा तो हम क्या किए? अंग्रेजी न लिखकर उसके स्थान पर शैल या विल का प्रयोग करते हुए अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शैल या विल सब्जेक्ट है, फिर हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का कोई भी फॉर्म यहाँ पे होगा, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो आप थर्ड फॉर्म ही समझेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी भूमिका निभाएंगे शैल और विल ही भूमिका निभाएंगे। बाकी ऐसे अगर नाम लिया जाए, भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तब आपको शैल, हैव और विल हैव ही बताना है। ठीक है, चलिए बिफोर हो जाएगा। फिर इधर यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस है और ऑब्जेक्ट है। मतलब बिफोर या आफ्टर के बाद जो आपको संरचना सूत्र देखने को मिल रही है, आप समझ सकते हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी एग्जाम्पल से समझ आते हैं। ठीक है,
दूसरी बात, यदि बाद में किया गया कार्य वाला क्या वाक्य से क्या शब्द से शुरू होता है, यानी क्या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, तो उसकी जगह पर डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसकी जगह क्या प्रयोग करते हैं? डू या डज। ये स्ट्रक्चर कभी आपने नहीं देखा होगा, ना किसी ने पढ़ाया होगा। आज आप देखिए प्रैक्टिकली आप समझेंगे कि क्या सही है या फिर गलत है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद आप यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बहु उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन याद रहे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्या ये सूत्र सही है और ये सूत्र सही है। ये लग रहा है कि ये हमने तो कई बार पढ़ा लेकिन इसको नहीं पढ़ा, तो आइए चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे दिया है, क्या सोहन के जाने से पहले, क्या सोहन के जाने से पहले मोहन पतंग उड़ा चुका होगा। उड़ा चुका होगा। अब ध्यान देना, आप याद रखेंगे जब क्या, सिंपल सा तरीका, ध्यान से सुनना, जब डबल वाक्य पहले आफ्टर करके पूछा जाएगा, ध्यान देना, तो वहां पर आपको दो वाक्य देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। ठीक है, रही बात यहाँ पे अब कंफ्यूजन वाली बात कि क्या प्रश्नवाचक शब्द इस वाक्य का है कि इस वाक्य का है, क्वेश्चन उठता है ना। तो आपको अब बता दें कि जिस वाक्य का अनुवाद यहाँ किया जाएगा उसी वाक्य का ये क्या प्रश्नवाचक शब्द होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा और इस वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा। इसका मतलब अब ध्यान देना, अब यहाँ पर हम लिख तो सकते नहीं है कि सोहन के जाने से पहले क्या मोहन पतंग उड़ा चुका था, लेकिन याद रहे जब ये अपने वाक्य यहाँ, ध्यान देना, जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते समय इस वाक्य को यहाँ करते हैं, कर देना। चलिए, इस वाक्य का अनुवाद यहाँ करते हैं ना, तो जब अनुवाद करते समय, ध्यान, जब अनुवाद करेंगे तो करते समय ही आपको समझना है कि जिसका अनुवाद यहाँ होगा उसी के साथ ये होगा। बाकी देखने के लिए तो लग रहा है कि यार ये इसके साथ है, ऐसी बात नहीं। यही कंफ्यूजन दूर करना है आपको। ठीक है, समझ में आई बातें? आपको लग रहा है कि ये इसके साथ है, ये इसी वाक्य का है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसका अनुवाद यहाँ होगा उसके साथ ही होगा। तो बोलो यहाँ पर इसका अनुवाद होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए, तो इसका मतलब मोहन पतंग उड़ा चुका होगा का अनुवाद यहाँ होगा। जैसे यहाँ पर इस वाक्य को लाएंगे वो उसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब क्या मोहन पतंग उड़ा चुका होगा। और दूसरी बात हमने आपको ये भी बताया था कि अगर पहले है तो ये बिफोर वाला सूत्र पकड़ना है ना। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? मोहन के अनुसार। तो ये वाक्य अब ध्यान देना, यहाँ अनुवाद आप करने जा रहे, तो इमेजिन करो कि क्या मोहन पतंग उड़ा चुका होगा, ऐसे लिखा है, और सोहन के जाने से पहले यहाँ लिखा है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? विल सेल में इसको एक, मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? विल। और आप ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, पहले लिखा है तो पहले किया गया कार्य वाला वाक्य, और पहले किया गया कार्य वाले वाक्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में ही करते हैं। चाहे जैसे करोगे है, घूम फिर के यहीं पे आओगे। ठीक है, चलिए, तो विल मोहन हैव थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ उड़ाने का मतलब फ्लाई, तो फ्लाई, फ्ली, फ्लोन। क्या उड़ा चुका? पतंग। पूरी तरह से जब अनुवाद हो जाएगा तब आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये अपनी जगह पर रहेगा। अब ये वाला वाक्य यहाँ आएगा, मतलब सोहन के जाने, यानी सोहन जाता। तो यहाँ पे सोहन जाने की मीनिंग क्या हो गई? गो, और यहाँ पे एक वचन के अनुसार यहाँ पे यस लग गया। ठीक है, सोहन गोज। इस तरीके से अनुवाद आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, यानी इसे का प्रयोग कब करेंगे? चलिए आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्या बारिश होने के बाद तूफान आया होगा? क्या बारिश होने के बाद तूफान आया होगा? तो अनुमान लगाने का तरीका आपको एक बार ने कई बार बता चुकी कि
चाहे यहाँ बाद पश्चात हो, चाहे पूर्व या पहले हो, ये वाला वाक्य यहाँ होगा अनुवाद, ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा, काम खत्म। तो देखिए जिस वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा उसी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए तूफान आया होगा, यहाँ लाएंगे तो तुरंत बन गया क्या, तूफान आया होगा। ठीक है, बाद बारिश होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य में आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ अनुवाद करते हैं तो बाद में किए जाने वाले यानी बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वही वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे तूफान आया होगा, तो यहाँ पर जैसे हम लाएंगे तो इसका मतलब क्या, तूफान आया होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तूफान, तूफान के अनुसार क्या हो जाएगा, एक वचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, डज द स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान। द स्टॉर्म में सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद आने, आने की मीनिंग क्या होती है, कम भी लिख सकते हैं, अरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द स्टॉर्म कम है, आया होगा के बाद आफ्टर, अब पूरी तरह से अनुवाद हो गया आफ्टर। अब बारिश होने, तो बारिश में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, ईट है, तो ईट के साथ क्या लगाओगे, विल हैव, क्या लगाओगे, विल हैव। और होने की मीनिंग, बारिश होने पूरी क्या होती है, रेन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेनड। तो आप ध्यान देंगे इस तरीके से अनुवाद किया जा सकता है। अगर बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद क्या प्रश्नवाचक शब्द में है, तब आपको 100% डू या डज लगा के करना है। आप अगर सोचो कि अगर हम इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है, क्या तूफान आया होगा, हम इसको उठा के अगर करते हैं तो ये नहीं जाने देता, क्योंकि बाद है कर आफ्टर वाला सूत्र लगाओ। समझ में आई बातें। चलिए अब हम पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन किस तरीके से करें, किया जाता है अनुवाद। चलिए स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले आपको बता दें क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद शैल या विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर डबल वाक्य है तो उसका स्ट्रक्चर बता रहे। ठीक है, सिंगल वाले को हमने अफर्मेटिव में आपको बता चुके, बस उतना ही रहेगा। ठीक है, कुछ करना नहीं। अगर मात्र सिंगल वर्ड आया, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक ही सीमित रहा ना, जैसे वह खा चुकेगा, वह पेड़ पर चढ़ चुकेगा, वह लकड़ी काट चुकेगा, तो सिर्फ इतना ही लगाना है आपको बस। ठीक है, ये अगर डबल वाक्य है तो याद रखना फिर पूरा लगाना है। यहाँ क्या हो जाएगा, बिफोर के बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या से आई, मतलब बिफोर आफ्टर के बाद जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। चलिए पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे आ गया, मान लीजिए बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य में कब क्यों कैसे कहाँ लगा के पूछा गया, तब कैसे करेंगे, तब आपको क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद डू या डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आफ्टर का प्रयोग करते हुए पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से छाप लेंगे। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट है शैल हैव या विल हैव, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कुछ आता है तो उसके बाद भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दिया हो, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले वह क्या खा चुका होगा, है ना, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले वह क्या खा चुका हो। तो आप ध्यान देंगे तो आपको एक बार नहीं कई बार हमने बताया कि पहले या बिफोर पश्चात बाद कुछ भी लिखा हो, ये वाले वाक्य अनुवाद यहाँ होगा, ये वाले वाक्य अनुवाद यहाँ होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको जो प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द होगा वो उसी वाक्य में रहेगा जिसमें होना चाहिए। ठीक है, बाकी थोड़ा सा क्या शब्द से शुरू होने वाला जो वाक्य था उसमें कन्फ्यूजन था, वो यहीं लिखा रहता था। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये वाले वाक्य अनुवाद यहाँ करेंगे। यहाँ का मतलब समझना, अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो पहले है तो मतलब बिफोर वाला सूत्र बस पकड़ लेना। ठीक है, आफ्टर यानी बाद है तो आफ्टर वाला सूत्र पकड़ लेना, कुछ नहीं करना, रखा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एकदम ईजी है, चूरन है। चलिए वह क्या खा चुका होगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है क्या, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट। ठीक है, इसके बाद वह के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, तो व्हाट विल ही। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिखा ही,
इसके बाद सूत्र में जैसे दिया है उसी तरह उतारे, क्या कर चुका, खा चुका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन। अब खुद ही पूछता है क्या खा चुका है, तो इसमें मत लिख देना कुछ, ठीक है। तो पूरी तरह से अनुवाद जब हो चुका होता है तब इसकी हम अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, पहले है तो इसका मतलब बिफोर, ठीक है। इसके बाद में किए गया कार्य वाले वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे जैसे दिया, ठीक है। मेरे मतलब मैं, मेरे मतलब मैं, ठीक है। आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लाइंब। अब यहाँ भी यस या यस में जोड़ देना, क्योंकि आई यू विधेय या बहुवचन सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते थे, वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते थे, ठीक है। क्लाइंब किस पर, पेड़ पर, ठीक है। तो क्लाइंब अप द ट्री, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अब इधर देख लीजिए दूसरा सूत्र कब प्रयोग किया जाएगा, आइए देखते हैं। उनके सोने के बाद, उनके सोने के बाद हम मैच क्यों खेल चुके होंगे, ठीक है। उनके सोने के बाद हम मैच क्यों खेल चुके होंगे। अब आप खुद देखिए कि उनके सोने क्यों के बाद हम मैच खेल चुके हैं, क्या ऐसे वाक्य होता, क्या ना होता ना। तो याद रखना यहाँ पे बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो होता है। और पहले किए गए कार्य वाला वाक्य का अनुवाद किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। अच्छा मान लो जबरदस्ती भी करते, चलो इसका अनुवाद यहाँ करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है नहीं भाई आप बाद पश्चात है आफ्टर वाले सूत्र से करो। समझ में आई बात है। तो इसका मतलब इसका भी उपयोग होता है 100%, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम मैच क्यों खेल चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब इससे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से देखो, बाद है तो आफ्टर है, तो बोलो इसको कैसे पकड़ेंगे, तब भी गलत है ना। चलिए तो वाई हम के अनुसार क्या हो जाएगा, वी के अनुसार क्या हो जाएगा, डू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अनुसार डू डिसाइड होता, ठीक है। तो वी हो गया, खेलने की मीनिंग क्या हो गई, प्ले, क्या खेलने की मीनिंग क्या बात हो रही, मैच, तो क्या हो जाएगा, द मैच, ठीक है। पूरी तरह से अनुवाद आप लगा चुकेंगे तब इसकी मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। और ये पहले किया गया कार्य वाले वाक्य का अनुवाद इधर कर देंगे, मतलब इधर का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले सूत्र से, ठीक है। उनके मतलब दे, तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, विल हैव, ठीक है। और यहाँ पे सोने का मतलब थर्ड फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। समझ में आई बात है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें एक और आता है प्रश्नवाचक शब्द, आपको बता दें कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आता है, कौन प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर, तब हम इस सूत्र से अनुवाद करेंगे। अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम उसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन प्रश्नवाचक शब्द लगाकर अगर क्वेश्चन किया जाता है तो उसका अनुवाद किस तरीके से करते हैं, आइए समझते हैं। तो आपको बता दें यदि कौन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन किया जाता है तो अनुवाद करते समय कौन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हु सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए, किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। किसकी तरह, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह का मतलब, ठीक है। अगर डबल वाक्य होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, अगर सिंगल है तब आप इतने स्ट्रक्चर उपयोग करना बस, ठीक है, इतने मात्र, ठीक है। और आपको एक बात बताते, हु सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है तो हु सदैव एक वचन के अर्थ में होता है, इसलिए यहाँ पे आई और वी के साथ साइल लगता है, बाकी इसके साथ विल लगेगा यहाँ पे, इसलिए साइल हैव और विल हैव नहीं लिखेगा। नहीं आप सोचोगे अफर्मेटिव में साइल हैव और विल हैव सर ने बताया, यहाँ पे तो बताया ही नहीं आप, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर मान लो कभी इस तरीके से भी आ सकता है तो दोनों का भी उसी तरीके से है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में मतलब अगर इस तरह भी तो आ सकता है ना, तो सबका उपयोग सही जगह पे होना चाहिए। अगर आफ्टर लगा के पूछ लिया तब आप इस तरीके से सूत्र समझेंगे, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अध्यापक के आने से पहले तुम्हें कौन पीट चुका होगा, ठीक है। तो अब अनुमान लगाने का तरीका वही है, आपको बताना कई बार कि ये वाला वाक्य इधर और ये वाले वाक्य इधर अनुवाद होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये वाले वाक्य अनुवाद इधर करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द ना आकर क्या है, कौन प्रश्नवाचक शब्द। जब कौन प्रश्नवाचक शब्द है, देखो पहले है तो बिफोर वाला आप सूत्र पकड़ेंगे, ठीक है। अगर बाद या पश्चात है तो आफ्टर वाला पकड़ना, इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक, बिल्कुल अफर्मेटिव की ही तरह है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे हु, फिर इसके बाद हम यहाँ पे विल हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पीट चुका होगा तो बीट बीट बीटेन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटेन, किसे, तुम्हें, मतलब यू। अब पूरी तरह से अनुवाद जब आप कर चुकेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर, क्या हो जाएगा, बिफोर। बिफोर के बाद देखिए अध्यापक के आने से पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट द टीचर। द टीचर आने की मीनिंग क्या होती है, कम, लेकिन यहाँ पे यस, ये यस लगाना क्योंकि एक वचन है इसलिए यहाँ पे यस लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बाद ये पश्चात लगा के पूछा जाएगा तो ये वाला सूत्र आपको पकड़ लेना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको हमने बहुत बेहतर पढ़ाने का प्रयास किया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो एक बार जरूर सोचना कि सर की वीडियो पर लाइक या सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।